क्या लगता है हरियाणा में किस तरह का माहौल इस बार चुनाव में होने वाला है लोकसभा में? हरियाणा में इस बार ऐसा लगता है कि कम से कम तिकोने मुकाबले होंगे। जो गठबंधन है, जजपा भी गठबंधन के बारे में मंथन कर रही है जी। और बीजेपी को 1 सप्ताह का समय दिया है कि क्या आप हमारे साथ आगे गठबंधन जारी रखना चाहते हैं या नहीं। जैसे हिसार लोकसभा में चौधरी बृजेंद्र सिंह जैसे वर्तमान में सांसद रहे वो, उसके बाद ना इस बार भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बहुत सारे आ रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है किस तरह के चेहरे इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारेगी? पहला चेहरा तो आपके सामने है, बृजेंद्र सिंह जी। तो कोशिश में तो है। दूसरा जो बड़ा नाम सामने आ रहा है कुलदीप बिश्नोई का। जी। जी, कांग्रेस के भी ना ऐसा भी लग रहा है कि कहीं कांग्रेस, आप और इनेलो एक हो जाएं। ऐसे भी अभी चर्चाएं चल रही हैं। इस तरह के संकेत भी है हाँ, कहीं ना कहीं, अगर तीनों तो पार्टी फिर एक होती है 9 तो की बजाय कांग्रेस को 1 और सीट या 2 सीट छोड़नी पड़ेगी। यही तो होगा। तो ये भी हो सकता है, मतलब संभावित ये हो सकता है अगर इनका गठबंधन होता है, लेकिन अभय की शर्त बड़ी सख्त है कि जिसको समझौता करना मेरे द्वार पर आए, मैं नहीं जाऊंगा। अब ये देखते हैं कौन किसके द्वार जाता है। तो जैसे कि किसान आंदोलन भी चल रहा है, या दूसरा चरण है किसान आंदोलन का, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार के चुनाव में भाजपा के ऊपर, लगता है आपको कहीं? ये पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है, दूसरी लिस्ट मेरे ख्याल से जल्दी वो करेंगे, तो जैसे उसमें हरियाणा भी आने वाला है। उसमें हरियाणा भी आने वाला है, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी पहले लिस्ट जारी करेगी या भारतीय जनता पार्टी करेगी, या वेट में रहेंगे एक दूसरे के लिस्ट के चक्कर में? आमतौर पे एक दूसरे के इंतजार में रहते हैं, तो कई बार तो आप देखते हैं कि नॉमिनेशन का समय भी आ जाता है, तब भी अनाउंस नहीं होता। कई बार तो ऐसे हालात हुए हैं कि आखिरी दिन तक नॉमिनेशन सबने तैयार कर रखे होते हैं, पता नहीं किसको आदेश हो आप भरो। तो हरियाणा की जैसे पूरी की राजनीति हम बात करें, जैसे नहीं हिसार को लेकर सभी लोगों का निगाह रहता है, क्योंकि यहाँ से बड़े घराने चुनाव लड़ते रहे। वहीं पर जिंदल परिवार का भी इन दिनों की नाम चर्चा में आ रहा है कि भाजपा में जाएंगे और नवीन जी कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे, इस तरह की बातें। हालांकि आपके नजदीकी कुछ मैंने यही लिखा है आज भी कि कुरुक्षेत्र से कभी सबसे मजबूत प्रत्याशी हुआ करते थे नवीन जिंदल कांग्रेस की। अब वे अगर आते हैं तो ये चर्चा है कि कांग्रेस से शायद नहीं आए, चर्चा है। अच्छा। लेकिन आपके विचार में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई के ऊपर दांव लगा सकती है कि नहीं? देखो, सबसे हैरानी वाली बात पिछले चुनाव में हुई थी कि जब भव्य बिश्नोई मंडी आदमपुर से ही चुनाव हार गया था, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में बृजेंद्र सिंह के सामने लीड नहीं ली थी, हार ही गए। ये सोचने वाली बात है। तो अभी जैसे कि ना गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 3-4 के करीब एक तरह से नाम चर्चे में आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा कुलदीप बिश्नोई को लेकर ना लोग कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई, तो मतलब क्या ऐसा कुलदीप बिश्नोई में है जो कि लोग ये सोचते हैं कि चारों नाम में सबसे ज्यादा कहते हैं कुलदीप बिश्नोई? नहीं, देखो, एक आधार तो उसका अपने पिता के कारण है ना, जैसे बृजेंद्र सिंह का आधार अपने पिता के कारण, दोनों के पास अपनी पिता की विरासत है। बृजेंद्र सिंह पहली बार ही आए, कुलदीप काफी समय से, उसने कुछ अपना आधार भी बनाया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। फिलहाल हमारे साथ थे हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार कमलेश भारती जी, क्योंकि लंबा अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और उसी बीच क्यों लोकसभा विधानसभा चुनाव है, तो हमने सोचा है कि कमलेश भारती जो वरिष्ठ पत्रकार है उनकी भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग गाँव में जाना, अलग अलग क्षेत्र में जाना, लोगों से बातचीत करना और एक खबर के माध्यम से लोगों तक, पाठक तक पहुंचाना, ये भी भूमिका निभाई है। और उसी बीच की लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं से संबंध है, लगातार बातें भी होती है, और खबरें बनाने के लिए क्यों संबंध में रहना ही पड़ता है और बातें भी करनी पड़ती है। तो मेरे से ज्यादा ज्ञान अनुभव भारती जी की है, तो मैं जानने के लिए आया हूँ कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है, हरियाणा में क्या रहने वाला है। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 की जैसे नारा की बात करें तो धारा 370 हटाने के बाद 370 पार करेंगे, इस तरह की बातें, उस पर भी हम बात करेंगे, और विशेष तौर से हिसार के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सर, RSN एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे विचार के लिए चुना। जी। सर, जैसे कि हरियाणा में, जैसे कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव है, विशेष तौर से हरियाणा की हम लोग बात करें तो क्या लगता है हरियाणा में किस तरह का माहौल इस बार चुनाव में होने वाला है लोकसभा में? हरियाणा में इस बार ऐसा लगता है कि कम से कम तिकोने मुकाबले होंगे। पहले ये लगता था कि भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर होने वाली है,
लेकिन आज ही मैंने लिखा भी है, गठबंधन पर मंथन। जी। जो गठबंधन है, जजपा भी गठबंधन के बारे में मंथन कर रही है जी। और बीजेपी को 1 सप्ताह का समय दिया है कि क्या आप हमारे साथ आगे गठबंधन जारी रखना चाहते हैं या नहीं। और अगर नहीं होता जी। तो भी इन्होंने बताया है कि हम से कम 2 से 5 सीटों तक चुनाव लड़ेंगे जी। और उन 2 में भी हिसार और भिवानी जरूर होंगे, ये पक्की बात है। जी। तो जैसे कि हाँ, इसी तरह से कांग्रेस वह भी गठबंधन कर चुकी है आपके साथ। आपको कुरुक्षेत्र की सीट दी है, यहाँ से इनके जो प्रभारी हैं सुशील गुप्ता चुनाव के रण में कूद चुके हैं। बाकी 9 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। इसके साथ ही इनके प्रत्याशियों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, जेजेपी का जैसे आपने कहा कि अभी मंथन चल रहा है, वहीं पर हिसार में एक तरह से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कार्यालय का उद्घाटन भी किया, हिसार लोकसभा कार्यालय इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अलग अलग चुनाव लड़ने की है, हालांकि बीजेपी तो तैयारी पूरी है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्रों की भी तैयारी पूरी है जी। दोनों तरफ के नेताओं से पूछिए, वो ये नहीं कहते गठबंधन में लड़ेंगे, वो ये कहते हैं हमारी 90 की 90 सीटों की तैयारी है। इसी तरह 10 के 10 सीट की तैयारी है, तो गठबंधन कहाँ है? गठबंधन की तो कोई आस लगती नहीं जी। ये बड़ी बात है कि गठबंधन की ओर कम जा रहे हैं, अपने अपने महाभारत की तैयारी कर रहे हैं जी। जैसे इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, उसका कितना इस बार असर पड़ने वाला है, लगता है आपको कहीं? इंडिया गठबंधन जो है, कम से कम जैसे हरियाणा में है, हरियाणा में तो कांग्रेस और आप मिल ही गए, ये इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। अब पंजाब में मिलते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। और जहां तक आप हिसार की ओर आ रहे हो, हिसार में जो भाजपा के इस समय हमारे सांसद हैं, ये ब्रिजेंद्र सिंह हैं, जो पहले IAS अधिकारी रहे और बड़े अनुभवी राजनेता के बेटा होने के नाते उनसे बड़ी आशाएं रही। लेकिन मैं उनके साथ भी कम से कम 3 दिन लगातार गया, वे ये कहते नजर आते हैं कि भाई मुझे कोरोना ने पहले 3 साल कुछ करने ही नहीं दिया। तो वह उनके साथ लागू नहीं होता, वह सबके साथ लागू होता है। लेकिन उस कोरोना के समय में भी जो लोग काम करना चाहते थे उन्होंने किया जी। कोरोना में जो मदद करनी चाहिए थी वो की, तो नेताओं ने की है, पार्टियों ने की है। तो वहां उनको शायद ये बात नहीं रखनी चाहिए कि कोरोना के कारण मैं नहीं आ पाया, अपनी राशि भी नहीं लगा पाया, उतना काम भी नहीं कर पाया। मैं 3 दिन लगातार गया ये देखने के लिए कि वे कहाँ खड़े हैं, कौन सी जमीन है उनकी, किस पर वो चाहते हैं कि दोबारा उनको टिकट मिल जाए। तो उन्होंने उन दिनों, आपको पता सरपंचों का चल रहा था कि उनकी ग्रांट सिर्फ 2 लाख कर दी गई थी, अब भी शायद 2 लाख ही हो। तो उस पे उन्होंने जरूर कहा था कि मैं जानता हूं कि 2 लाख रुपए से क्या होता है, ये बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके लिए उनको स्टैंड लेना चाहिए था, जो मैं मानता हूँ। उस तरह से स्टैंड तो नहीं लिया, लेकिन अपनी खुशी भी जाहिर नहीं की, नाराजगी जाहिर की कि सरकार को 2 लाख से ऊपर सरपंचों को देना चाहिए जी। जैसे हिसार लोकसभा में चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जैसे वर्तमान में सांसद रहे वो, उसके बाद ना इस बार भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बहुत सारे आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है किस तरह के चेहरे इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारेगी? पहला चेहरा तो आपके सामने है, ब्रिजेंद्र सिंह जी। कोशिश में तो है कि दोबारा मैं इसी क्षेत्र से लड़ूंगा। आखिर 3 साल नहीं किया तो 2 साल तो काम किया है, 2 साल तो लोगों के बीच गए हैं। उन दिनों वे स्पोर्ट्स की चीजें बांट रहे थे गांव-गांव में, अब तो पानी के टैंकर भी बांट रहे हैं, पानी के टैंकर भी बांट रहे हैं, लेकिन पहले इलाके में स्पोर्ट्स की चीजें पहुंचाई थी और उसमें भी अधिकारियों पर नाराज हुए थे, भाई आप दे क्यों नहीं रहे, पहुंचा क्यों नहीं रहे। दूसरा जो बड़ा नाम सामने आ रहा है कुलदीप बिश्नोई का, हालांकि वे हिसार में जीत नहीं पाए थे। आपको पता है दुष्यंत के मुकाबले जब उनका मुकाबला हुआ तो वे बहुत बड़े अंतर से तो नहीं, सिर्फ 6000 वोटों से हारे थे और दुष्यंत ने रिकॉर्ड बनाया था सबसे छोटी उम्र का सांसद बनने का। और अब वे फिर भाजपा से यहाँ की टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आलमपुर की विरासत अपने बेटे को दे दी। तो अब उनके पास चारा यही है कि वे हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़े। तो उनके साथ साथ कैप्टन अभिमन्यु है, और मैं बता रहा हूँ कैप्टन अभिमन्यु भी, उन्होंने भी 2-3 कार्यक्रम फटाफट किए हैं,
ताकि ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं भी एक लाइन में गंभीर हूँ। प्रत्याशी हूँ, जी। मेरे बारे में भी विचार किया जाए। तो ये 3 नाम तो हैं। सुभाष चंद्र जी का भी नाम आ रहा है कि वो भी इच्छुक हैं कि चुनाव लड़ने के। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हर बार तैयारी करते हैं, लेकिन लड़ते नहीं है, है ना, आपको पता है। उन्होंने सीधे जाने की बजाय जनता के माध्यम से उन्होंने राज्यसभा से जाने को ज्यादा तरजीह दी और पहुंच गए। वो जादू उनके पास था, कैसे पहुंचे। मैं उनको मजाक भी किया था कि वो जादुई पेन तो बता दो कहाँ है। जी। तो रणबीर गंगवा जी का भी नाम चर्चा में इस बार है लोकसभा चुनाव को लेकर। ये तो पार्टी को सोचना है वैसे कि उनको चुनाव लड़वाना है या नहीं लड़वाना है। ये तो रणबीर गंगा जी को भी सोचना है कि मैंने विधानसभा की बजाय लोकसभा में जाना है, क्योंकि पहले वे राज्यसभा में रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा के लिए अभी तक वे लड़े नहीं हैं। हो सकता है पार्टी अगर आदेश दे तो उनको लड़ना पड़ जाए। जैसे आपने कहा कि तिकोना मुकाबला इस बार होगा, हम भी अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके पहले ये था कि भाजपा की लहर है, वहां पे ना कांग्रेस भी कम नहीं समझना चाहिए, और लोग कह रहे हैं कि इस बार ना हम कांग्रेस को केंद्र में भी और हरियाणा में भी इस तरह की बातें आ रही है। तो ये कहाँ तक लगेगा आपको कि हाँ कहीं ना कहीं इस बार तिकोना मुकाबला होगा उसमें कि भाजपा और कांग्रेस का ज्यादा आपस में टकराव हो सकता है? असल में तो मेरा ख्याल है घूमकर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही होना है, कि इनेलो ने भी अभी तय नहीं किया। 10 की 10 सीट तो नहीं, लेकिन कितने पर लड़ेंगे अभी तक उन्होंने बताया नहीं। मैंने अभय जी को फोन भी किया था कि आप बताइए। उन्होंने तो इतना ही कहा कि हमारी 10 की 10 की तैयारी है, लेकिन कहाँ से कैसे तैयारी है ये अभी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन वे लगे हुए हैं अपनी तरह से। जी, कांग्रेस के भी ना ऐसा भी लग रहा है कि कहीं कांग्रेस, आप और इनेलो एक हो जाएं, ऐसे भी अभी चर्चाएं चल रही हैं। इस तरह के संकेत भी है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर तीनों तो पार्टी फिर एक होती है 9 की बजाय कांग्रेस को एक और सीट या 2 सीट छोड़नी पड़ेगी। यही तो होगा। तो ये भी हो सकता है, मतलब संभावित ये हो सकता है अगर इनका गठबंधन होता है, लेकिन अभय की शर्त बड़ी सख्त है कि जिसको समझौता करना मेरे द्वार पर आए, मैं नहीं जाऊंगा। अब ये देखते हैं कौन किसके द्वार जाता है और कितना समझौता होता है, कितना समझौता नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। जैसे कांग्रेस की तरफ से लगातार, जैसे पहले भी यहाँ से सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे जयप्रकाश जेपी, उनका नाम है, उनके साथ एक दो नाम और आ रहे हैं, अशोक गोयल मंगाली वाला इनका नाम है, इधर से प्रोफेसर संपत सिंह, उन्होंने अपने बेटे को कह दिया गौरव संपत सिंह। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी, क्यों कांग्रेस पार्टी भी इस बार ना बड़ा दाव खेलने वाला? सुनने में ये भी आया कि चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इनको भी इस बार सांसद का एक तरह से चुनाव लड़ाया जाएगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, आपको पता, पहले लोकसभा चुनाव में भी कि जितने ये दिग्गज हैं और जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताते हैं, इन सबको हाईकमान ने झोंक दिया था कि आप पहले लोकसभा चुनाव लड़ो, हम किसको ढूंढ के लाएं। तो हो सकता है इस बार भी यही दांव आजमाया जाए, जो जीत गया वो लोकसभा में, जो हार गया वो विधानसभा का लड़ेगा। तो जैसे कि किसान आंदोलन भी चल रहा है, या दूसरा चरण है किसान आंदोलन का, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार के चुनाव में भाजपा के ऊपर, लगता है आपको कहीं? ये पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन तो अपनी जगह है। इस बार हालांकि हरियाणा ने उतना उत्साह नहीं दिखाया जितना पिछली बार था। पिछली बार शुरुआत पंजाब ने ही की थी, लेकिन हरियाणा ने लगभग कमांड पूरी संभाल ली थी। इस बार उस तरह से हरियाणा में किसान उमड़े नहीं हैं तो सही, ऐसी बात नहीं है। सेक्रेटरीट के सामने बैठे हैं, कहीं टोल पर बैठे हैं, कहीं खिड़ी चौकटा में बैठे हैं, बैठे तो हैं, लेकिन वैसे भी जो पूरा आंदोलन है पिछली बार की तरह शुक्र है कि उग्र नहीं हुआ, बिल्कुल शांति से, धैर्य से और संतोष से चल रहा है। लेकिन इसका असर, वो कहते हैं धीमा है, निकलेगा नीचे से, असर दिखेगा, क्योंकि किसान, जो हर नेता, विपक्ष का नेता आरोप लगाता है पोर्टल से परेशान है कि पोर्टल से ही आपकी वो भूमि, जो फसल है, वो ब्यौरा मांगा जाएगा, पोर्टल से ही आपको दिया जाएगा। अगर वो किसान इन चीजों से थोड़ा, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे किसान नहीं है, वो पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है ना, उस पर भी देखा जाएगा। तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में जैसे सांसद थे, अब आने वाले समय में लगता है कितने रिपीट हो सकते हैं, उन पुराने चेहरों को कितना भाजपा उतारेगी, या बदलाव ज्यादातर होने वाला है? मैंने आज ही कहीं सुना है कि सिरसा में भी शायद सुनीता दुग्गल जी को रिपीट न करें,
उसकी जगह क्योंकि अशोक तंवर को आपने भाजपा में ले लिया और भाजपा से हो सकता है वे प्रबल प्रत्याशी सिद्ध हो जाएं, क्योंकि वहां से ही वे एक बार सांसद बने हैं, तो उनका दावा वही होगा। उसके बाहर तो लड़ना नहीं चाहिए, 2 ही तो सीटें हैं सुरक्षित, या सिरसा या अम्बाला। और वे चूंकि सिरसा से जीते हैं एक बार, तो सिरसा में कहीं ना कहीं उनका दबदबा होगा, कहीं ना कहीं संपर्क होंगे। वो चाहेंगे कि मुझे सिरसा से दी जाए, तो फिर सुनीता दुग्गल जी कहाँ जाएंगे। मतलब ये चर्चा आप हैरान होंगे, कम से कम 1-1.5 साल पहले से चल रही है। तब तो अशोक तंवर ने ज्वाइन भी नहीं किया था कि सिरसा, हिसार, सोनीपत और एक और सीट, 4 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी बदलने वाली है। अब जो बदलती है कि नहीं बदलती, कितना सच होता है। अम्बाला में भी शायद बदलना था, वो रहे ही नहीं, रतनलाल कटारिया जी, और वहां उपचुनाव भी नहीं करवाया गया। अब देखते हैं इन 4 सीटों पे ये रिपीट होते हैं। कटारिया जी तो कहाँ रिपीट होंगे, वो तो विदा हो गए, लेकिन उनकी जगह हो सकता है उनके परिवार से किसी तरह जैसे सहानुभूति लहर पैदा करने के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। 4 सीटें ऐसी चर्चा में 1.5 साल से हैं कि यहाँ बदले जाएंगे, जो पत्ते फेंटे जा रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है, दूसरी लिस्ट मेरे ख्याल से जल्दी वो करेंगे, तो जैसे उसमें हरियाणा भी आने वाला है। उसमें हरियाणा भी आने वाला है, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी पहले लिस्ट जारी करेगी या भारतीय जनता पार्टी करेगी, या वेट में रहेंगे एक दूसरे के लिस्ट के चक्कर में? आमतौर पे एक दूसरे के इंतजार में रहते हैं, तो कई बार तो आप देखते हैं कि नॉमिनेशन का समय भी आ जाता है, तब भी अनाउंस नहीं होता। कई बार तो ऐसे हालात हुए हैं कि आखिरी दिन तक नॉमिनेशन सबने तैयार कर रखे होते हैं, पता नहीं किसको आदेश हो, आप भरो। ये हालत है। ये हालात हो सकते होना तो पहले चाहिए, कम से कम जो कैंडिडेट आपका बनने जा रहा है वो अपनी प्रत्याशी होने के बाद अपनी तैयारी तो कर सके, कुछ समय तो उसे मिले। पर पार्टियां इसी उधेड़-बुन में रहती हैं कि वो नॉमिनेशन का समय भी आ जाता है, अगला अपना नॉमिनेशन फार्म लेके बैठा रहता है। ये बदलनी चाहिए पार्टियों को अपनी नीति। जी सर, जैसे कि अलग अलग गांव में आप लगातार जाते हैं, तो लोग ना, जैसे कि गांव के लोगों की किस तरह की समस्या आती है उजागर होकर, और लोग की इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं। जैसे 10 साल का समय भाजपा को हो गया है, तो चाहते हैं कहीं ना कहीं बदलाव हो। मैंने 10 दिन लगातार अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा देखी जी। मतलब मैं यात्रा में कम और गाँव के लोगों के बीच ज्यादा रहता था और पूछने के लिए, तो ज्यादातर लोग सड़कों की हालत से नाराज हैं। सड़कें अच्छी नहीं रही। ज्यादातर लोग, मैंने बताया, इस पोर्टल बाजी से भी थोड़े नाराज हैं कि हम फसलों का ब्यौरा कहाँ दें, कैसे दें, किधर जाएं, है ना। और ये जो अब आ रही है, जिसके लिए अब आंदोलन चल रहा है, ये मिनिमम प्राइस, तो उससे भी है कि कम से कम जो किसान जा रहा है मंडी में अपना अनाज लेकर, तो उसको इतना तो विश्वास होना चाहिए कि कम से कम इतना तो मुझे मिल ही जाएगा। ये भी सरकार को देखना है कि आप उसके लिए कितना कर पाते हैं। और अभी इन दिनों आप देख रहे हो मौसम खराब हुआ है, और बल्कि ये भी शोर मचा था कि अभी तो पिछली ही ओलावृष्टि के पैसे नहीं मिले, तो अब नई ओलावृष्टि हो गई, तो किसानों को ये भी देखना है। जी, जैसे कि पिछले दिनों बात थी कि ट्रैक्टर लेके जाने के लिए किसानों ने एक तरह से शुरुआत कर दी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर ना लेके जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ। अब किसान पैदल कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो हालात क्या होंगे? या सरकार, केंद्र सरकार किसान की मांग मानेगी, झुकेगी या नहीं? यही चलता रहेगा, इनके फिर आपस में टकराव की स्थिति? असल में 2 चीजें आती हैं। सरकार ये मानकर चल पड़ती है कि इनको विपक्ष ने भड़काया है जी, और खास तौर पे लोकसभा चुनाव के आने के समय ये मतलब आंदोलन शुरू होना, ये उस और थोड़ा सा संकेत भी देता है। जैसे महिला खिलाड़ी बैठी थी जंतर मंतर पे, वहां भी यही था कि शायद विपक्ष ने बिठा दिया। इस तरह की चीजें चलती हैं। इसी तरह संदीप सिंह मंत्री वाला, महिला कोच वाला, वो भी ये लगता है विपक्ष ने उसको भड़का दिया, लड़की को। तो सरकार ये जब मानकर चलती है कि ये तो भड़काए हुए लोग हैं, तो फैसले में थोड़ा सा देर हो जाती है। अगर ये मानकर चले कि मैंने इसको हल करना है, तो फिर जल्दी भी हल हो सकता है।
तो हरियाणा की जैसे पूरी की राजनीति हम बात करें, जैसे ना हिसार को लेकर सभी लोगों का निगाह रहता है, क्योंकि यहाँ से बड़े घराने चुनाव लड़ते रहे हैं। वहीं पर जिंदल परिवार का भी इन दिनों की नाम चर्चा में आ रहा है कि भाजपा में जाएंगे हाँ। और नवीन जी कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे। मैंने इस तरह की आज बातें, भी हालांकि आपके नजदीकी आज संबंध यही में कुछ वो मैंने यही लिखा है आज भी जी। कि कुरुक्षेत्र से हम्म, कभी सबसे मजबूत प्रत्याशी हुआ करते थे नवीन जिंदल कांग्रेस के। जी। अब वे अगर आते हैं तो ये चर्चा है कि कांग्रेस से शायद नहीं आए, चर्चा है। अच्छा। ऐसी चर्चा मैं नहीं कहता, वो हो सकता है आए ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी और तरह के दबाव हैं और तरह की बातें सुनते हैं। अगर वो आएंगे तो जो आप कह रहे हो शायद उसी रूप में आए, क्योंकि उन्होंने वहां चुनाव जीता और बड़े स्वच्छ छवि वाले युवक रहे और उनको लोगों ने वहां हाथों हाथ लिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनके ऊपर वो आरोप लगे तो उनकी राजनीति थोड़ी धीमी पड़ गई और उन्होंने लगभग राजनीति से किनारा भी कर लिया। अब दोबारा आएंगे तो फिर नए रूप में ही आएंगे, ऐसा लगता है। उस रूप में आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि उनको कभी अब कांग्रेस के निकट देखा भी नहीं गया। पहले तो दिखते थे उनके प्रोग्राम्स में, जैसे कोई भी प्रोग्राम है, मान लो हुड्डा चला रहे हैं या शैलजा चला रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो किसी तरफ तो दिखना चाहिए, तो किसी तरफ ही नहीं दिखते। जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की लगातार वो यही दावा करते हैं कि हम लोग जैसे ना परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, तो क्या हरियाणा में परिवारवाद को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देगी किसी ऐसे चेहरे को उतारकर, क्योंकि पिछले दिनों जो राजनीति में भी हैं और उनके की कोई न कोई परिवारजन अभी यहाँ से सदस्य वो एक तरह से परिवारवाद तो कहने की बात है, कोई पार्टी इस परिवारवाद से बची नहीं। उचाना से प्रेमलता जी विधायक रही, ब्रजेंद्र सिंह हिसार से सांसद रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्र में थे। एक परिवार के तीनों सदस्यों में तो खाली किसी को भी नहीं रहने दिया। परिवारवाद तो है। अभी आप देखो दिल्ली में जो अनाउंस हुए हैं उसमें सुषमा स्वराज की बेटी को लिया और गौतम गंभीर को ये कहना पड़ा कि मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया। क्यों? उसने आपको सीट निकाल कर दी, आज भी शायद वो मजबूत प्रत्याशी हो, लेकिन चूंकि आपने उसकी बेटी को एडजस्ट करना है तो गौतम को अनएडजस्ट होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ की हम बात करते हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई की, वो भी एक तरह से दावा भी पेश कर रहे हैं और परिवारवाद का भी उनके ऊपर भी था, क्यों बेटा यहाँ से आदमपुर से विधायक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का अगर एक तरह से छोड़ देती है तो फिर तो चलो ये दावा अपना पेश कर रहे हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्या पता इनको आगे कर देना। लेकिन आपके विचार में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई के ऊपर दांव लगा सकती है कि नहीं? देखो, सबसे हैरानी वाली बात पिछले चुनाव में हुई थी कि जब भव्य बिश्नोई मंडी आदमपुर से ही चुनाव हार गया था, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में ब्रजेंद्र सिंह के सामने लीड नहीं ली थी, हार ही गए थे। ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति अपनी जमीन ही खो चुका, वो बाद में ठीक है उपचुनाव में जीते, उपचुनाव में वही भव्य जीता है ना, क्योंकि स्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोगों के विचार बदलते रहते हैं। लोगों को लगा कि ये जितना समय रह रहा है विधानसभा का, कम से कम उतने समय हमारा प्रत्याशी हो, हमारा एमएलए हो, वो हमारे काम करवा दे, ये भावना तो रही ना। क्योंकि अगर वो जेपी को चुनते तो उनके काम तो ना होते। वहां तो एक स्वार्थ भी था, एक भावना भी थी और बिश्नोई होने का भी एक लाभ था। वो धरती तो उनकी है ये मानकर चलते, लेकिन वो हारे क्यों फिर? तो अभी जैसे कि ना गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 3-4 के करीब एक तरह से नाम चर्चे में आए, उनमें सबसे ज्यादा कुलदीप बिश्नोई को लेकर ना लोग कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई, तो मतलब क्या ऐसा कुलदीप बिश्नोई में है जो कि लोग ये सोचते हैं कि चारों नाम में सबसे ज्यादा कहते हैं कुलदीप बिश्नोई? नहीं, देखो, एक आधार तो उसका अपने पिता के कारण है ना, जैसे ब्रजेंद्र सिंह का आधार अपने पिता के कारण, दोनों के पास अपनी पिता की विरासत है। ब्रजेंद्र सिंह पहली बार ही आए, कुलदीप काफी समय से है, तो उसने कुछ अपना आधार भी बनाया होगा। अपने भी तो उसने, देखो ना, एक समय मैं याद कर रहा था कि भिवानी में कुलदीप बिश्नोई, अजय चौटाला और सुरेंद्र सिंह, और मुझे कुलदीप अपनी गाड़ी में लेके गए थे चुनाव प्रचार देखने के लिए, और रास्ते में पूछा मैं कैसा प्रदर्शन कर पाऊंगा, तो मैंने इनको कहा था भाई मुझे लगता है आप निकल जाओगे,
जिस तरह की स्थितियां उस समय बनी, 3 मुख्यमंत्रियों के बेटे लड़ रहे थे, तो जीतना तो एक को ही था और कुलदीप बिश्नोई जीता। लेकिन जब दुष्यंत यहाँ से जीता और कुलदीप को हराया, तब यही बात सामने आई कि उसने अपने पिता का हार का बदला ले लिया। राजनीति में जीत हार भी। तो इस बार भी ऐसा ही नहीं लगता आपको कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूटता है, अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो इधर से अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप को उतारे, उधर से दुष्यंत आमने सामने हो, तो मतलब वही फिर सिस्टम हो सकता है। मुझे भी कहीं कहीं लगता है कि वो हिसार पर अपना दावा छोड़ने वाले नहीं है, और उनके पास दुष्यंत के अलावा दिग्विजय है, ये परिवार से ही लाएंगे ना। अजय चुनाव लड़ नहीं सकते, ना लड़ना चाहते हैं ना लड़ सकते, जिस तरह का कानून है, तो दोनों भाइयों में से कोई आएगा। तो जैसे कि वर्तमान में सांसद बृजेंद्र सिंह जी है, वो भी लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं और अपना ग्रांट भी बांट रहे हैं। उधर से वीरेंद्र सिंह भी पिछले दिनों 1-2 जगह रैली अलग-अलग की, अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश की। अगर भाजपा ने उनको दरकिनार कर दिया तो क्या बृजेंद्र सिंह कूद सकते हैं मैदान में? उनकी शर्त यही है जी, वीरेंद्र सिंह जी की, कि भाई जजपा से आप गठबंधन हटाओ जी, गठबंधन हटाओगे तो हम आपके साथ रहेंगे। यही बात उन्होंने अपनी रैली में कही कि ना मैं भाजपा छोड़ रहा हूँ, ना मैं भाजपा से नाराज हूँ, लेकिन आप जजपा से गठबंधन हटाओ और अपने आप लड़ो, आप सक्षम हो, अकेले लड़ने में सक्षम हो। अब उनकी बात को सुनते हैं या नहीं सुनते, उनके प्रोग्राम का नाम ही यही था, मेरी आवाज सुनो। अब पता नहीं उनकी आवाज सुनाई दिया नहीं, भाजपा हाईकमान ने सुनी है या नहीं सुनी है, या उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये बात है। तो इधर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि हमने तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, उनके लिए वो करना है। ये तो देखो बात ये है, वे चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा गठबंधन बना रहे। ये उस तरह का बयान है, डिप्लोमेटिक और बड़ा व्यवहारिक, कि हम तो आपके हाथ मजबूत करेंगे, है ना। तो अब आप चाहें तो ना चाहें क्या करोगे? अगर गठबंधन नहीं होता तो कैसे हाथ मजबूत करोगे? उसका मतलब ये है कि अगर हम फिर भी जीत गए, समर्थन आपको देंगे। चलो, बहुत अच्छी हमने बातचीत की। कमलेश भारती जी वरिष्ठ पत्रकार है और हरियाणा के कोने-कोने तक पहुंचते हैं। ट्रिब्यून में लंबे समय तक इन्होंने पत्रकारिता की, उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद अब भी पत्रकारिता में जुटे हुए हैं। कहीं न कहीं अलग-अलग मैगज़ीन से, अलग-अलग न्यूज़पेपर में जुड़े हुए हैं और लगातार लोगों के संबंध में, नेताओं से लगातार बातें होती रहती हैं। और आज मुलाकात की और बहुत लंबे हमने अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत की, अलग-अलग नेताओं की चर्चाएँ भी की। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और लगातार लोकसभा में भी आपसे हम लोग राय लेते रहेंगे और आपसे। आपने मेरी बात पूछी, हो सकता है मेरी भी आवाज सुनी जाए या ना सुनी जाए। चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इस खबर को आप शेयर करें, कमेंट करें और आप बताएं कि जो भारती जी ने जो एक तरह से संकेत भी दिया, आपको बहुत सारे इसमें संकेत आए हैं और उन संकेत में क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।